नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 मई 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल दोस्तों आज छपा नहीं है क्योंकि संडे का दिन है। साइंस एंड टेक की दो इंपॉर्टेंट न्यूज में यहां पे आपको बताऊंगा। कौन कौन सी न्यूज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एक न्यूज तो ये दिल्ली का जो विवाद चल रहा है, इसमें ओवरऑल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सीधे फाइलें चली जाती थी ऑफिशियल कामों की, चीफ सेक्रेटरी से, और कंसर्न मिनिस्टर्स के पास नहीं जाती थी दिल्ली सरकार के। तो इस बात को लेकर अब एक ऑर्डर पारित किया गया है, एक इंटरनल डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन इशू किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा कि भाई जो भी पर्टिकुलर फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जा रही है, पहले वो मिनिस्टर से अप्रूवल होके जाएगी, सीधे चीफ सेक्रेटरी उस फाइल को आगे नहीं भेजेगा। अगर भेजा तो हम यहाँ पे एक्शन लेंगे। उसके आगे दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1997 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1045 वाटर बॉडीज है, लेकिन 232 बिल्कुल सूख चुकी हैं, ये पूरी तरीके से इनक्रोच हो चुकी हैं। तो इनको ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटाए जाने की मांग की जा रही है। इसको यहां पे समझेंगे। इन वाटर बॉडीज को मेनली ओन कौन कर रहा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो इंडिया की सतह है वो नीचे की तरफ धंस रही है। होता क्या है दोस्तों, जब माइनिंग होती है तब क्या होता है, कोयला, मीका, टिन जो भी है उसको आपने निकाल दिया। तो अब समझिए, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के नीचे जो चीज है इसको आपने बाहर निकाल दिया, तो यहां तो वैक्यूम हो गया ना। वैक्यूम हो गया तो जमीन नीचे की तरफ धंसेगी। ऐसा माइनिंग में भी होता है और ऐसा ग्राउंड वाटर के केस में भी होता है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ सीजर हुआ है यहाँ पे एनसीबी के द्वारा, इसके बारे में बात करेंगे। नए डायरेक्टर बनेंगे सीबीआई के, कर्नाटका के पुराने डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके बारे में बात करेंगे। फिर साइक्लोन मोचा के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और टर्की की पॉलिटिक्स को लेके एक आर्टिकल है। फिर साइंस एंड टेक में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को लेके एक आर्टिकल है। यूके में इस माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को बहुत प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसको देखेंगे। और एक और आर्टिकल है कि भाई डायपर वेस्ट को इस्तेमाल करके एज अल्टरनेट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में। तो इतने टोटल आर्टिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है। उसके साथ साथ इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे जाके ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता रहता हूँ। मैंने अपनी ऐप बनाई है दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज और आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज मैं लाइव करूंगा। ठीक है भाई, तो चलिए पहली न्यूज। आई होप आपने वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल सब्सक्राइब कर लिया। डोंट सेंड फाइल्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर विदाउट अप्रूवल, आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स ब्यूरोक्रेट। रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया 11 मई को, और उस पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर यह बोला गया कि दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए दिल्ली की सरकार के पास रहेगा, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। केवल 3 चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया थर्सडे को, दिल्ली सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो सर्विसेज डिपार्टमेंट्स है दिल्ली सरकार के, वहां के जो हेड थे उसका ट्रांसफर किया, उसकी जगह किसी और को अपॉइंट किया। हालांकि वो भी अभी ग्राउंड लेवल पे हो नहीं पाया है। और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को सख्त आदेश दिए गए हैं कि ओवरऑल जो फाइलें आप चीफ सेक्रेटरी को मार्क करते थे और चीफ सेक्रेटरी सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर को मार्क कर देता था और बीच में आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स तक वो फाइल आती भी नहीं थी, वो फाइल अब मिनिस्टर्स के थ्रू होके जानी चाहिए। हालांकि इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को पब्लिक नहीं किया गया है, इसकी डिटेल्स ऑफिशियली शेयर नहीं की गए हैं, बट इंटर डिपार्टमेंटल ओवरऑल सर्कुलेशन हो चुका है इस मेमोरेंडम का। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल अभी के लिए जो फाइलें चीफ सेक्रेटरी के थ्रू होके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती थी, अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का वायलेशन दिखा के उन पर्टिकुलर फाइलों को मिनिस्टर साहब को देना पड़ेगा। ठीक है ना भाई। ऑब्वियसली बात है, उसके बाद वो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पास भी जाएंगी, लेकिन मिनिस्टर साहब विल बी अ पार्टी इन बिटवीन। देखिए क्या होता है, सरकार में जब काम होता है ना, तो जब फाइल बनती है ना, फाइल में राइट साइड पे होता है मेन करस्पॉन्डेंस और लेफ्ट साइड पे होता है नोट शीट। आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाओ, चाहे आप राज्य की सरकार में जाओ चाहे केंद्र की सरकार पे जाओ, लेफ्ट साइड पे आपको मिलती है नोट शीट। उस नोट शीट में नीचे के लेवल का एक क्लर्क अपनी नोटिंग डालेगा, फिर ऊपर का ऑफिसर नोटिंग डालेगा, फिर ऊपर का सेक्रेटरी नोटिंग डालेगा, फिर मिनिस्टर साहब नोटिंग डालेंगे। उस नोटिंग पे अप्रूवल होता है किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर।
तो मिनिस्टर साहब भी जब तक उस नोटिंग के ऊपर अप्रूवल नहीं देंगे तब तक फाइल्ड अप्रूव यहां पे नहीं मानी जाएगी। दिल्ली सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स ने बोला है कि जहां जी हाँ हमको ये पर्टिकुलर मेमोरेंडम मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ने दिल्ली सरकार ने कुछ एक्सेस कर दी है, इतना भी नहीं करना चाहिए था। तो बेसिकली आप फाइलें मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू होती हुई जाएंगी। ऑब्वियसली बात है सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगी, चूंकि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप लेवल के आईएएस ऑफिसर हैं, तो जिस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उसको तो अप्रूवल देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अप्रूवल होने के बाद मिनिस्टर साहब का अप्रूवल होना भी जरूरत है। और मिनिस्टर साहब सेक्रेटरी के ऊपर होते हैं, तो नीचे के क्लर्क ने फाइल मूव की, फिर ऑफिसर ने फाइल मूव की, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर साहब। तो मिनिस्टर साहब से भी होके जाएगी, और मिनिस्टर साहब से होके नहीं जा रही है तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का ये वायलेशन था। लेकिन देखिए दिल्ली के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे आने वाले कुछ समय में पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए केंद्र की सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 पारित किया गया, जिसके चलते सरकार को बताया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ मिनिस्टर नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में किस हद तक ताकत ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दिल्ली की सरकार के पास एक्चुअली आएगी वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। वैसे मैं बता दूं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच इसको हियर करेगी। तो भैया अगर केंद्र की सरकार ने चीजों को सॉर्ट आउट नहीं किया तो हो सकता है इसको भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फिर दिल्ली की वेटलैंड अथॉरिटी को रिक्वेस्ट मिली है, तो वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली याद रखिए, इसको रिक्वेस्ट मिली है कि जो 1045 डॉक्यूमेंटेड वाटर बॉडीज है दिल्ली में, उसमें से 232 को आप डिलीट कर दो, मतलब लगभग 22.2% को आप डिलीट कर दो, इनकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ये रिक्वेस्ट की है 16 एजेंसीज ने। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है दोस्तों वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओवरऑल 800 डॉक्यूमेंटेड वाटर बॉडीज की ओनरशिप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास थी, उसमें से ओवरऑल 223 डिलीट करने की बात कर रही दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका रीजन ये है कि इनका बोलना है कि इन पर्टिकुलर वाटर बॉडीज में पानी बचा ही नहीं है, या फिर इनके ऊपर इंक्रोचमेंट हो चुका है, कुछ लोगों ने घर बना लिया, दुकानें बना ली, कोई प्लेग्राउंड बन गया, मतलब ये पानी की बॉडीज, पानी वहां बचा ही नहीं है। तो जब पानी वहां बचा ही नहीं है तो उसको वाटर बॉडी बोलने का क्या मतलब। तो भाई दिल्ली की सरकार में बहुत सारी एजेंसीज हैं, कुछ एजेंसीज प्राइवेट हैं, कुछ एजेंसी सरकारी हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है भाई, तो ये बात, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो ये यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 223 बॉडीज इनकी और ओवरऑल 200 से ज्यादा बॉडीज को आप डीलिस्ट कर दो, क्योंकि वो वाटर बॉडी आज की डेट में वाटर बॉडी बची नहीं है। इस कंटेक्स्ट में वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे थोड़ा एक्टिव है। इनका ये बोलना है कि ये ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं दिल्ली की हर वाटर बॉडी के लिए। हर वाटर बॉडी में कितना पानी है, कितनी बायोडाइवर्सिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कितनी स्पेशीज है वहाँ पे, ओवरऑल एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। और अभी तक दिल्ली में ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स बनाए जा चुके हैं 710 वाटर बॉडीज के। इन पर्टिकुलर वाटर बॉडीज के ओनर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहां पे ओवरऑल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या हो रहा है, इन सब बातों को यहाँ पे जरूर पेरूज किया जा रहा है। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो कितनी वाटर बॉडीज हैं दिल्ली के अंदर जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरी है, जिसको टेक्निकली आज की डेट में भी हम वेटलैंड या वाटर बॉडी बोल सकते हैं, इसके ऊपर अभी भी थीसिस चल रही है। इसके लिए टेक्निकल कमेटी बनाई गई है। टेक्निकल कमेटी के आधार पर ओवरऑल एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट बता रहा है कि हाँ भाई ओवरऑल ये सच में वाटर बॉडी है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लीगल प्रोटेक्शन दी जा सकती है, क्या एफर्ट्स लिए जा सकते हैं इन सब वाटर बॉडीज को रिज्यूविनेट करने के लिए। ओके भाई, ये जो वेटलैंड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, एक इकोलॉजी के लिए, एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, प्लांट लाइफ को सपोर्ट करते हैं, अर्बन फ्लडिंग को सपोर्ट करते हैं। दिल्ली के अंदर अगर फ्लड्स आते हैं तो ये वाटर बॉडीज उस एक्सेस पानी को अपने पास सोख सकती हैं और ओवरऑल तबाही को बहुत हद तक रोक सकती हैं। ये वाटर बॉडीज प्योरीफाई करती हैं, स्टोर करती हैं वाटर को, रिचार्ज करती हैं ग्राउंड वाटर को, इरोजन को कंट्रोल करती हैं, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। 1997 की सर्वे के हिसाब से दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा वाटर बॉडीज थी, लेकिन अब उतनी वाटर बॉडी नहीं बची हैं। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के जो प्रोग्राम लीड है सुरेश कुमार रोहिल्ला, उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए बताया कि 1883 में एक नजफगढ़ लेक है दिल्ली के अंदर, जिसका इलाका 80 स्क्वायर किलोमीटर का था 1883 में। आज की डेट में नजफगढ़ लेक केवल 5 स्क्वायर किलोमीटर की रह गई है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई, जो वाटर बॉडी पास्ट में एग्जिस्ट करती थी डॉक्यूमेंट पे, वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं तो भैया उनको हटा दो और ओवरऑल बाकी वाटर बॉडीज को डेवलप करने की कोशिश करो। ठीक है भाई,
फिर आगे आते हैं भाई ग्राउंड वाटर को लेके। यहाँ पे एक आर्टिकल क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इज साइलेंटली सिंकिंग द ग्राउंड बीनीथ इंडिया फीट। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो एक ड्राई वेल यहाँ पे फोटो नजर आ रहा है, फतेहपुर विलेज, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में। अभी जोशीमठ में आपको बिल्डिंग्स के क्रैक होने की और लैंड के सिंक होने की खबर देखने को मिली थी। तो जो जोशीमठ में लैंड सिंक हो रहा था ना, कुछ उस प्रकार की एक्टिविटी छोटे स्केल में हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फरीदाबाद में भी होती नजर आ रही है। और इसकी मेन वजह इन इलाकों में है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश ज्यादा होती नहीं है, तो मॉनसून की रेन के पानी से आप इरिगेशन नहीं कर पाओगे। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर हेविली डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर विड्रॉल। तो मॉनसून रेनफॉल लिमिटेड है, ग्राउंड वाटर टेबल से आप पानी खींचे जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि ग्राउंड वाटर टेबल प्रिकैरियसली लो हो चुका है। ये बताता है डाटा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का। पंजाब के अंदर 76% ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉयटेड है, चंडीगढ़ के अंदर 64% ओवर एक्सप्लॉयटेड है, दिल्ली के अंदर 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर यहां पे आप एक्सट्रैक्ट करोगे उतना आपको रिचार्ज भी करना पड़ेगा। रिचार्ज उस लेवल पे हो नहीं रहा, क्योंकि प्राइमरली ये जो पर्टिकुलर इलाके हैं यहां पे ज्यादा बारिश होती नहीं है और डिफॉरेस्टेशन भी आपने अच्छी खासी क्वांटिटी में कर दिया है। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज ओवरऑल मुश्किल हो रहा है। तो जब अंडरलाइंग एक्विफायर्स में पानी खींच के आप उनको कर दोगे खाली और उनको आप रिचार्ज कर नहीं रहे हो, तो जो उन एक्विफायर्स के ऊपर ड्राई लेयर्स थी ना सॉइल की, रॉक की, वो नीचे की तरफ सिंक करने लगेंगी। ऐसा प्रोफेसर धीरज कुमार जैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद का बोलना है। जैन साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, कोर रिसर्च इंटरेस्ट लाई इन मिनरल्स एंड, ये मिनरल्स और माइंस पे ही रिसर्च करते हैं। इनका ये बोलना है कि जब हम माइनिंग करते हैं कोल की, ऑयल की, गैस की, तो जब माइनिंग होती है, कोयल, ऑयल और गैस का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस समय पे भी ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि जो सॉइल सेटलमेंट है वो नीचे का हुआ जो वैक्यूम है उसको फिल करने के लिए सॉइल नीचे की तरफ सिंक करने लगता है। तो जब ऑयल, गैस और कोल एक्सट्रैक्शन के बाद सॉइल सिंक करता है, रॉक सिंक करती है, जमीन सिंक करती है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड वाटर के एक्विफर्स खाली होने के बाद भी यहाँ पे होगा। और इस प्रकार के इंस्टेंसेस केवल इंडिया के अंदर नहीं, दुनिया के बहुत अलग अलग हिस्सों में देखे गए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात की जाए तो ये एक सब्सिडरी है जल शक्ति मिनिस्ट्री की। इसका काम क्या है, इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ द इंडियन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को एसेस करना है। तो बेसिकली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या है दोस्तों, इसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात की जाए तो इस सिस्टम ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स और मॉनिटर्स को मेंटेन करता है ओवरऑल पूरे इंडिया में, और वाटर लेवल्स को साल में 4 बार यहां पे एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ओवरऑल ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कंसीक्वेंसेस क्या हैं उसकी ज्यादा एनालिसिस नहीं करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, बट कितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कौन कौन से वाटर ब्लॉक्स इंडिया के अंदर ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं, इसको जरूर ये एसेस करता है। तो बेसिकली यहां पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपके लिए नोट्स बनाने लायक क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो पंजाब के अंदर 76% ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स ओवर एक्सप्लॉयटेड है, चंडीगढ़ में 64% और दिल्ली में 50%। ये चीज आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जिस प्रकार से जोशीमठ में लैंड सिंक हुआ, उस प्रकार से स्मॉल क्वांटिटी में लैंड सिंक हो रहा है आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे के जो ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स हैं वो खाली हो रहे हैं, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए जो ड्राई लेयर है सॉइल की और वो रॉक की नीचे की तरफ धंस रही है। ठीक है, और ये सब चीजें हमें एक और चीज से पता चलती हैं, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और लैंड सब्सिडेंस के बीच में जो लिंक है ना, वो लिंक हमको ग्रेस से भी मिलता है। ग्रेस क्या है, ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ओके, एक रिसर्च पेपर भी पहले यहाँ पे पब्लिश किया गया था जिसने ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को सब्सिडेंस ऑफ लैंड के साथ लिंक किया था। तो बेसिकली सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये सब्सिडेंस नहीं हो रहा है, ये गुजरात, वेस्ट इंडिया में हो रहा है, ये कुछ हद तक साउथ इंडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट डाटा से भी हम इस चीज़ को कोलैबोरेट कर रहे हैं और ओवरऑल सामने सामने तो चीज़ नज़र आती है। तो अब रिसेंटली पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों में जो आप कह लो एक्सेसिव पानी पे डिपेंडेंट क्रॉप्स है, उनकी खेती कम करने की बात की जा रही है, राइस और शुगर केन को उगाने के कम करने की बात की जा रही है, बट अभी तक तो बड़ी क्वांटिटी में उगाया जा ही रहा है। आगे बात करते हैं।
तो एक न्यूज की बात करते हैं। बड़ा सीजर हुआ है ड्रग्स का इंडिया के अंदर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने मिलकर पर्टिकुलर सीजर किया है 2,500 किलो मेथाम्फेटामीन, 15,000 करोड़ की ये पकड़ी गई है। इसका ओरिजिन पाकिस्तान में है और ये जो मदरशिप है ये आ रहा था मकरन कोस्ट से, वहां से लोड हुआ। मकरन कोस्ट में आपको बता दूं, ये रहा इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान आ जाता है, उसको और जाओ तो ईरान आ जाता है। तो ईरान और पाकिस्तान के कोने में ये जो कोस्ट है इसको आप मकरन कोस्ट बोलते हो। ठीक है भाई। तो ओवरऑल 15,000 करोड़ का ड्रग्स लेके ये पर्टिकुलर शिप चल रहा था। ठीक है। अब बात यह है दोस्तों, इतना बड़ा शिप एकदम से इतनी सारी ड्रग्स को फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता है। बीच में होता यह है कि ये शिप के पास बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी डुग्गियां नाव आ जाएंगी। इन नाव पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इन पर्टिकुलर ड्रग्स की डाल दी जाएगी और फिर ये नाव इंडिया में अलग अलग पॉइंट्स पे एंट्री मारेगी। तो मान लो कोस्ट गार्ड या हमारी आर्म्ड फोर्सेस एक दो नाव पकड़ भी लेती हैं, तो उस केस में बहुत सारा ड्रग्स इंडिया के अंदर एंट्री मार जाएगा। ये जो लोग भेज रहे हैं, ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, उनको ठीक ठाक अमाउंट में फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज ने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर पूरी की पूरी मदरशिप ही पकड़ ली। 134 सैक्स थे यहाँ पे मेटाम्फेटामीन के, ऐसा यहाँ पे अंदाजा लगाया गया। अभी के लिए प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स ये हैं कि ड्रग्स 2,500 किलो की है। हो सकता है ये अमाउंट आगे आने वाले समय में बढ़ जाए। तो इंडियन एजेंसी ने इतना बड़ा यहाँ पे सीजर किया है और एक मैन जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का है, सस्पेक्टेड है, इसको भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर शिप से डिटेन किया गया है। ओवरऑल स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये टारगेट करता है मेरीटाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स को। ओके, इंडियन ओशन को फ्री ऑफ नारकोटिक्स बनाने में इसका मेन रोल है। ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए इनपुट्स कहां से मिले थे, नेवल इंटेलिजेंस से मिले थे और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से मिले थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें दोस्तों तो ये ड्रग लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की। ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ती है, इलीगल सब्सटेंसेस के अब्यूज को रोकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, एफिलिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ। और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी भी यही है। एक इंडिया की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसको हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके हिसाब से बनाया गया है। ये आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस कंटेक्स्ट में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस काम करता है। ओवरऑल कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961, जिसको अमेंड किया गया 1972 के प्रोटोकॉल के ऑन कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, फिर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। इन सबको इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये जो पर्टिकुलर ड्रग था इसका ओरिजिन पाकिस्तान में था, मदरशिप मकरन कोस्ट से आया था। इंटेलिजेंस कनेक्शन लंबे समय से चल रहा था। एनालिसिस के हिसाब पे प्रोबेबल रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया, शिप को इंटरसेप्ट किया गया और पकड़ के मतनचरी वार्फ लेके आया गया। एनसीबी फर्दर एनालिसिस यहाँ पे करेगा। ठीक है भाई। तो ये अपने आप एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इस पर्टिकुलर ड्रग्स को इंडियन, श्रीलंकन और मालदीव्स मार्केट में बेचा जाना था। अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से ये पता चला है। आगे आने वाले समय में जब इंक्वायरी की फाइंडिंग्स रिलीज होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। नेक्स्ट, कर्नाटका डीजीपी प्रवीण सूद टू बी द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के रिस्पेक्ट में दोस्तों रिसेंटली ही मैंने अपने चैनल पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपलोड की है। समीर वानखेड़े के ऊपर सीबीआई ने 25 करोड़ की घूस मांगने का इल्जाम लगाया है। समीर वानखेड़े वही जिन्होंने आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को केस में फंसाया था। इसके रिस्पेक्ट में रिसेंटली मैंने एक वीडियो रिलीज की है जहां पे मैंने सीबीआई की ताकतों के बारे में आपको बताया है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सीबीआई। संथनम कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से इसको सेटअप किया गया था। 1962-64 में रिकमेंडेशन आई थी। ओवरऑल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर सीबीआई को ताकत मिलती है। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको चुना कैसे जाता है, तो उनकी चुनी वाली कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, या फिर जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, इसको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा जो कि अभी के है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी। तो सीबीआई के रिस्पेक्ट में रिसेंटली जो वीडियो मैंने अपलोड की वहां पे मैंने ये भी बताया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कौन से सबसे बड़े सेक्शन से डरते हैं, सेक्शन 13, सेक्शन 7, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है सेक्शंस के बारे में, कंसेंट ऑफ स्टेट्स क्या है सीबीआई के रिस्पेक्ट में, सब मैंने बना रखा है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए समीर वानखेड़े मेरा नाम, हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए। रिसेंटली अभी परसों की अपलोड की हुई न्यूज़ है। आगे बात करते हैं। प्रवीण सूद साहब जो कि कर्नाटका के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, इनको बनाया गया नेक्स्ट डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। 3 मेंबर्स की कमेटी ने इनके नाम को फाइनलाइज किया है। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स ही यहाँ पे ओवरऑल बनते हैं आपके सीबीआई के डायरेक्टर। एक डिसेंट नोट यहाँ पे पेश किया गया था लीडर ऑफ द अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी के द्वारा। डिसेंट नोट क्या था कि भाई जो इनिशियली इम्पैनल लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था उसमें इनका नाम नहीं था, प्रवीण सूद का, बट फाइनली इनको फाइनल लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इनके नाम को लास्ट मोमेंट पे इंक्लूड किया गया। डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश सुधीर सक्सेना भी इस पर्टिकुलर लाइन में थे। मिस्टर सूद की बात की जाए तो 1986 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, कर्नाटका कैडर के। डीजीपी 3 साल पहले बने थे, हिमाचल प्रदेश के हैं। आईआईटी दिल्ली के ये एल्यूमिनस हैं। 2024 मई में इनका रिटायरमेंट है, बट चूंकि यहाँ पे अब ये सीबीआई के डायरेक्टर बन गए हैं तो 2025 तक तो ये अपनी सीट में बने ही रहेंगे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इनको इसलिए इल्ज़ाम लगाया कि बहुत बीजेपी प्रो रहते हैं। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार साहब ने बोला था, बट वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आगे जाते हैं म्यांमार और बांग्लादेश साइक्लोन मोचा से बचने की तैयारी कर रहे हैं। साइक्लोन मोचा कॉक्स बाजार जो कि आप कह लीजिए बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमार के रखीने कोस्ट के बीच में कहीं एंट्री मारेगा। और जिस इलाके से ये साइक्लोन मोचा निकलने वाला है भैया उस इलाके से लोग भाग रहे हैं। आप देखो ओवरऑल ट्रक के अंदर बैठ के बड़ी तादाद में लोग इन इलाकों से बाहर निकल रहे हैं, चूंकि म्यांमार के वेस्ट कोस्ट पे और बांग्लादेश के कुछ इलाकों से जब ये पर्टिकुलर साइक्लोन मोचा निकलेगा 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे विंड्स बहेंगी, ऐसा बोला इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। नो डाउट लैंड पे ओवरऑल लैंड होने के बाद ये साइक्लोन कमजोर पड़ेगा लेकिन भारी तबाही मचा देगा। तो उस तबाही से बचने के लिए लोग निकल रहे हैं। अगर आप देखो तो इससे पहले बांग्लादेश के साउदर्न कोस्ट पे नवंबर 2007 में एक साइक्लोन आया था, 3000 लोग मारे गए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो ये यादें लोगों के दिमाग में हैं, इसीलिए लोग यहाँ बचने के लिए पहले ही निकल जा रहे हैं। अभी के लिए देखो तो इस पर्टिकुलर इलाके में, जिस इलाके से ये साइक्लोन मोचा निकलने वाला है, बड़ी तादाद में रोहिंग्या रिफ्यूजीज भी रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। और उनके लिए जो शेल्टर्स बनाए हैं बांग्लादेश की सरकार ने, वो शेल्टर स्ट्रांग है नहीं। बांग्लादेश की सरकार का लॉजिक ये था स्ट्रांग शेल्टर्स बना दिए तो ये रोहिंग्या रिफ्यूजीज जाएंगे ही नहीं। समझ गए बात को? तो कुल मिला के अभी के लिए रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो इस पर्टिकुलर इलाके में, इनको थोड़ी टेंशन हो सकती है। सितवे जो म्यांमार में, वहां पर रहने वाले लोगों ने अपने कार को में, ट्रक में, टुक टुक में अपने आप को भरा और भागने लगे हैं। वहां से भागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न मीन कि भाई जान बचेगी तो कुछ कर पाएंगे। शॉप्स और मार्केट सितवे टाउन में 1500 लोगों की बंद हो चुकी हैं। म्यांमार की जो जनता अथॉरिटीज़ हैं वो इवैक्यूएशंस को सुपरवाइज कर रही हैं। म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल ने इस पर्टिकुलर इलाके में जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको अभी के लिए रद्द कर दिया है। और बांग्लादेश भी ओवरऑल कुछ हद तक इन रिस्की इलाके में जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज रहते हैं उनको रिलोकेट कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी आगे यहाँ पे क्या हो क्या आता है। अगर साइक्लोन्स के समय पे आपके घर भी पक्के हो तो आपका घर थोड़ा बहुत साइक्लोन्स के अगेंस्ट आपको बचा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है इन रोहिंग्यास के लिए टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाए गए हैं, प्रॉपर घर नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो किस हद तक ये साइक्लोन खतरनाक हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। देखिए बहुत तेज हवाएं और बारिश तो आती है इन साइक्लोन से, उसके चलते कभी कभी लैंडस्लाइड्स भी टिकर हो जाती हैं। माउंटेनियस इलाका तो है ही है, तो वो लैंडस्लाइड्स के चलते भी कभी कभी बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एर्डोगन राइवल, टर्की की पॉलिटिक्स के बारे में यहाँ पे ओवरऑल बात की गई। देखिए 64 मिलियन 6 करोड़ 40 लाख टर्की के लोग संडे को डालने वाले हैं वोट, वरना आज के दिन प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शन टर्की में शुरू हो रहे हैं। टर्किश डेमोक्रेसी और जियोपॉलिटिक्स के लिए ये इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे समय से टर्की के अंदर राज कर रहे हैं प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन, जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी AKP, और उनके अगेंस्ट, उनके अपोजिशन में खड़े हैं 74 साल के केमल किलिचदारोग्लू। ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं टेबल ऑफ 6 पार्टी के। एक 6 पार्टीज का कंबाइंड अपोजिशन बना है यहाँ पे, जिसको लीड कर रहे हैं कौन? आपके केमल किलिचदारोग्लू। ठीक है भाई। अब मिस्टर अर्डोगन की बात की जाए तो पहले ओवरऑल ये प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने हैं। 2003 से लेकर 2022 तक कहीं ना कहीं ताकत में कौन रहा है टर्की के अंदर? अर्डोगन।
ठीक है। अब अर्डोगन अगर फिर से टर्की के अंदर जीत जाते हैं तो टर्की ऑलमोस्ट एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो लगातार यहाँ पे ताकत में ही बना हुआ है। तो अर्डोगन की इस पर्टिकुलर विनिंग स्ट्रीक को तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर किलिकडार्गलू की, जो लीडर है सेंटर लेफ्ट रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के, जो कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है TPLF-6 का। 1948 में ईस्टर्न टर्की में इनका जन्म हुआ था। ये 7 बच्चों में से एक बच्चे थे एलिवी रिलीजियस माइनॉरिटी के। टर्की के टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी ये काम कर चुके हैं। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि मिस्टर किलिकडार्गलू की बात की जाए, ये अर्डोगन साहब के अगेंस्ट तो खड़े हैं, लेकिन ओवरऑल जो कैरिज्मा रेसिप तैयब अर्दोगन में है वो इनके पास नहीं है। ये कैरियर ब्यूरोक्रेट है, इनकी बातचीत में कैरिज्मा तो है, ओवरऑल प्रोफेशनल स्टाइल से बोला करते हैं, बट कभी कभी इनकी स्टाइल को डिस्काउंट बोरिंग बोला जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको जनता को मोबिलाइज करना है तो एक कैरिज्मा, लोगों के साथ जोड़ने वाला एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, जो कि मिस्टर अर्डोगन के पास तो है। बट उस लेवल का एक पॉलिटिशियन, देखिए क्या होता है, देश चलाने के लिए पॉलिटिशियन से ज़्यादा ज़रूरत होती है नीचे की ब्यूरोक्रेट्स की, जो प्रॉपर पॉलिसी वगैरह बना पाएँ, नीचे पे ग्राउंड लेवल पे प्लान्स को इंप्लीमेंट कर पाएँ। लेकिन ओवरऑल लोगों के साथ एसोसिएट करने के लिए एक मास लीडर की जरूरत होती है, वो मास लीडर यहाँ पे अर्डोगन है। ये पर्टिकुलर काम किलिकडार्गलू नहीं कर पाएंगे, इसलिए TPLF-6 की जो 6 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें कुछ लीडर्स इनके अगेंस्ट ही बोलने लगे थे, जैसे मेरल एक्सनर इनके अगेंस्ट बोलने लगे थे। लेकिन फिर भी अपनी इनोवेटिव और अपनी निगोशिएटिंग स्किल्स के चलते मिस्टर किलिकडार्गलू यहाँ पे ओवरऑल राइवल बने हुए हैं। अब ये राइवल बन के किस हद तक अर्डोगन के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स को नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये अपने आप में देखिए सोचने वाली बात है। वैसे तो सेंचुरी ओल्ड जो सेक्युलरिस्ट पार्टी है, जिसको मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क, जो कि फाउंडर थे टर्की के, उन्होंने बनाया था, उसी को लीड कर रहे हैं मिस्टर किलिकडार्गलू। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स को डिफेंड करते हैं। 2017 में इन्होंने 400 किलोमीटर लंबी मार्च की थी अपोजिशन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। जो मोर्चा चलाया था मिस्टर अर्डोगन ने, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए। इनकी लीडरशिप के अंदर इनकी पार्टी ने इस्तांबुल के म्यूरल और अंकारा के म्यूरल इलेक्शंस जीते हैं, जो कि टर्की के 2 सबसे बड़े शहर हैं। तो बेसिकली मिस्टर अर्डोगन को उखाड़ फेंकने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रखी है यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज में। उस स्ट्रेटजी के फेस है मिस्टर किलिकडार्गलू। टर्की के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स है दोस्तों। एक तो अर्डोगन से लोग नाराज हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ देखो तो 2023 अर्थक्वेक में 50,000 लोगों की जान चली गई टर्की नॉर्दर्न सीरिया में। लेकिन अपने कैंपेन में अगर आप देखो तो अर्डोगन के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हैं मिस्टर किलिकडार्गलू। मिस्टर किलिकडार्गलू ने बोला है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाने में करप्शन किया है और उस करप्शन के चलते प्रॉपर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई नहीं गई, इसलिए जब अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग ढह गई। इतने बड़े स्केल पे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को इन्वोक मिस्टर किलिकडार्गलू भी बोल रहे हैं। सीरिया से और अफगानिस्तान से जो बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज आके सेटल हुए हैं टर्की के अंदर, उनको वापस भेजने की बात मिस्टर अर्डोगन भी बोल रहे हैं और उनको वापस भेजने के बाद मिस्टर किलिकडार्गलू भी बोल रहे हैं। देखिए, सीरिया के लोगों को और अफगानिस्तान के लोगों को कितनी भी परेशानी हो, टर्की के लोग बोलेंगे कि भाई हम अपनी ही परेशानी से परेशान हैं, हम दूसरे को कहां तक मदद करें। तो बेसिकली अर्डोगन की तरह मिस्टर किलिकडार्गलू ने भी यहाँ पे एक नेशनलिस्टिक स्टांस लिया है, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि हम सीरिया और अफगानिस्तान रिफ्यूजीज को लेके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो टर्की की आम जनता है वो उनसे नाराज हो जाएगी। तो यहाँ पे नेशनलिस्टिक पॉलिसीज और कंजर्वेटिज्म को मिस्टर किलिकडार्गलू भी दिखा रहे हैं। अब अर्डोगन यूएस के अगेंस्ट बात करते थे, मिस्टर किलिकडार्गलू यूएस के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाटो के कमिटमेंट्स के रिस्पेक्ट में अर्डोगन के स्टैंड से ज्यादा मिस्टर किलिकडार्गलू बैलेंस्ड नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली ये अपोजिशन मिस्टर अर्डोगन को हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा, ये कुछ ही दिनों में हमको मालूम पड़ने वाला, चूंकि संडे आज के दिन टर्की के लोग चुन के ये पता करेंगे। फिर भाई 2 और छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं और ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ है। यूके सीज सक्सेस इन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस होता है और अगर किसी इंडिविजुअल में माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है और वो बच्चा पैदा करता है, ठीक है ना, तो उस कंटेक्स्ट में वो डिजीज उसके बच्चे को भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यूके पहली कंट्री थी जिसने प्रोडक्टिव टेक्निक माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को अप्रूवल दिया था। MRT थेरेपी बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अप्रैल 2023 तक अगर आप देखो, ह्यूमन फर्टिलाइजर और एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी जो HFEA अथॉरिटी है, यूके का फर्टिलिटी रेगुलेटर है, इसने बोला है कि लगभग 5 से कम बच्चे पैदा हुए हैं इस MRT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कहां पे? आपका यूके के अंदर। अब इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में होता क्या है? दिस इज बेसिकली अ 3 पैरेंट IVF। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
ठीक है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजर में होता क्या है कि भाई जो मदर होती है उसके एग्स बाहर निकाले जाते हैं, उन एग्स को इंक्यूबेटर में प्रॉपर तरीके से उगाया जाता है, उसके बाद उसको डोनर स्पर्म के साथ मिला के एक बच्चा बनाया जाता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो माँ का एग यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस माँ के एग में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के जीन्स को माँ के एग से हटा दिया और कोई एक डोनर हेल्दी लेडी का एग उठाया जाएगा, उस एग का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के, जो कि एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, मदर के एग में मिला दिया जाएगा और उसके बाद उसमें फादर का जो स्पर्म है वो मुराया जाएगा और उससे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के जीन्स में ओवरऑल 3 लोगों के जीन्स होंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया वाली बीमारी नहीं होगी। तो जो नया बेबी है ना, वो डीएनए अपने माँ बाप से भी लेगा और 37 जीन्स वो अपने डोनर से लेगा। उस पर्टिकुलर डोनर के जीन में माइटोकॉन्ड्रियल डेफिशिएंसी नहीं है। समझ गए। यूके के अंदर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना ज्यादा फोकस इसलिए किया गया, HFEA ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी जो अथॉरिटी है यूके की, उसका ये बोलना है कि यूके में हर साल 6,500 बच्चे पैदा होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इन बच्चों में हार्ट और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की मौत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल का पावर हाउस होता है और अगर इसमें म्यूटेशन हो रखा है तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। 2013 में यूके में 12,000 ऐसे लोग हैं जो इन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के साथ रह रहे हैं। यूएस में 1,000 से 4,000 बच्चे माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के साथ हर साल पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की टेक्निक्स इस माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज की परेशानियों को दूर कर सकती है। इसको आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये थेरेपी क्या है, आई होप आपको समझ में आ गई हो। फिर आगे बात करते हैं, छोटी सी न्यूज़ है कि भाई डिस्पोजेबल डायपर वेस्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखिए कंक्रीट, मोर्टार, इनको इस्तेमाल किया जाता है ओवरऑल घर बनाने में। अब 8% कंक्रीट मोर्टार को में सैंड को हटा के आप डिस्पोजेबल डायपर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। शेडेड यूज्ड डिस्पोजेबल डायपर्स आपको पता है बहुत जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, बच्चों में, लेडीज़ में। तो जो डायपर का मटेरियल है इसको श्रेड करके आप सैंड में मिला सकते हो अप टू 8%। तो इससे ओवरऑल जो सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग बनाई जाएंगी ना, उसकी स्ट्रेंथ में कोई खास फर्क नहीं आएगा, ऐसा साइंटिफिक रिपोर्टर्स बोल रहे हैं। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे 6 सैंपल्स टेस्ट किए हैं जिसमें अलग अलग प्रोपोर्शन में डायपर वेस्ट को इस्तेमाल किया गया और ये पता किया गया कि डायपर वेस्ट किस हद तक प्रेशर को हैंडल कर सकता है। और इस पर्टिकुलर रिजल्ट से ये पता चला कि बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी हाउसेज में मोटर कंक्रीट की सैंड में 8% तक आप सैंड को हटा के अगर डायपर वेस्ट जोड़ देते हो तो ओवरऑल बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो साइंस एंड टेक में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन डाउनलोड करके फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ फ्यूचर में आने वाले कोर्सेज की एडवांस अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को दोस्तों शेयर करें। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते लिखते रहिए, ध्यान रखिए अपना।